नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत 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 स्वागत है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है एंशंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। तो मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सब कुछ करा चुकी, जितना मेरे पास कंटेंट था, और बिंदुसार के बारे में बता चुके हैं। बिंदुसार का जो बेटा था वो था सम्राट अशोक। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात अशोक की ये है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 BC में, ठीक है। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 BC में। अशोक के 99 भाई थे। कहते हैं कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर किंग बना था, वो राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो 269 BC में अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ। अपनी गद्दी पर बैठने के कितने सालों बाद अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? अपनी गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, ठीक है। तो जब वो गद्दी पर बैठा 269 BC से, अगर आप 8 वर्ष बाद की बात करोगे तो 261 BC में अशोक ने अपनी गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा था, ठीक है। कलिंग का युद्ध एक बहुत बड़ा युद्ध था अशोक के लिए। तो ये हमें कहाँ से पता लगता है कि एक्चुअली बिंदुसार ये चाहता नहीं था कि अशोक गद्दी पर बैठे। तो ये हमें कहाँ से पता लगता है कि बिंदुसार नहीं चाहता था अशोक गद्दी पर बैठे, और अशोक ने गद्दी पर बैठने के लिए 99 भाइयों की हत्या की थी। तो ये हमें पता लगता है जैन साहित्य से। जैन साहित्य में ये लिखा हुआ है, ठीक है। और बौद्ध साहित्य को नाम दिया गया, सिंघली कहा गया है। अशोक किस क्षेत्र का राज्यपाल था? तो राज्यपाल वो कहाँ का था? उज्जैन का। उज्जैन जो कि अभी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो देवना प्रिय प्रियदसी की उपाधि, ठीक है, तो अशोक को प्राप्त है। अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। अशोक को अशोक वर्धन भी कहते हैं और करमौली भी कहते हैं। करमौली भी कहा जाता है। एक अभिलेख है, बहुत फेमस अभिलेख है, उसका नाम है मास्की। बहुत ही फेमस अभिलेख है, उसका नाम है मास्की। उसमें अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को ये लगने लगता है कि युद्ध करना बेकार है। तो वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हत्या हो जाती है, तो मोह माया से परे जाकर बौद्ध धर्म को अपनाता है। तो इसलिए अपने आप को बुद्ध शाक्य कहता है। दीपवंश है, ये भी एक अभिलेख है। उसमें अशोक के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो किया गया है करमौली, ठीक है। जो यूज़ किया गया वो किया गया करमौली। अशोक के जो स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ठीक है, देखो इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले पता किसने लगाया था? टीफे थ्रेलर ने पता लगाया था। कब? 1750 में। और सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था 1837 में, ठीक है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें पता लगता है कि कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था और जीता था। और कलिंग वर्तमान में कहाँ है जहाँ का युद्ध लड़ा था? उड़ीसा में है, ठीक है। तो अशोक का जो साम्राज्य था ना, कश्मीर तक फैला हुआ था। ये जानकारी हमें मिलती है, कश्मीर तक फैला हुआ था, नॉर्थ में कश्मीर तक फैला हुआ था। ये जानकारी हमें मिलती है राजतरंगिणी के लेखक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत फेमस है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण, जिन्होंने राजतरंगिणी बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो अशोक का साम्राज्य था वो कहाँ तक फैला हुआ था? कश्मीर तक, ठीक है। अशोक ने ही देवपत्तन और श्रीनगर की स्थापना की थी, ठीक है। राजतरंगिणी के अनुसार जो अशोक थे ना, वो शैव धर्म के अनुयायी थे। पहले शैव धर्म उन्होंने अपनाया था। अशोक ने किसके कहने पर बौद्ध धर्म को माना? अपनी गद्दी पर बैठने के चौथे साल
अपने बड़े भाई सुमंत के बेटे निग्रोध के कहने पर उन्होंने अपनाया था बौद्ध धर्म। ठीक है, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? जैसे अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दी थी भद्रबाहु ने, तो ऐसी अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी उपगुप्त ने। ठीक है, किसने आजीविकाओं के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था? ठीक है, वो 4 गुफाएं कौन थी? आजीविकों के रहने हेतु, मतलब जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। वो 4 पहाड़ियों के पहले आपको नाम बताती हूँ। सबसे पहली पहाड़ी है विश्व झोपड़ी। ठीक है, ये चारों पहाड़ियाँ एक समान थी। दूसरी पहाड़ी है लोमहर्ष। ठीक है, तीसरी पहाड़ी है कर्ण चौपाल। चौथी पहाड़ी है सुदामा। ये 4 पहाड़ियाँ अशोक ने बनवाई थी, मतलब ये पहाड़ियाँ थी चारों इक्वल। तो अशोक ने इसमें क्या किया था? आजीविकाओं के रहने हेतु 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, और अशोक ने जो लुम्बिनी ग्राम था, कलिंग के युद्ध के बाद लुम्बिनी ग्राम था, उसको कर मुक्त कर दिया था। ठीक है, कर मुक्त कर दिया था, मतलब कोई भी टैक्स नहीं देगा। और अपनी गद्दी पर अशोक ने बैठने के 10वें साल कहाँ की यात्रा की थी? बोध गया। बोध गया। और 10वें साल तो बोध गया की यात्रा की थी गद्दी पर बैठने के, और 20वें साल लुम्बिनी, 20वें साल की करी थी लुम्बिनी की यात्रा। ठीक है, कालिदास शिलालेख की प्राप्ति कहाँ से हुई? देहरादून से। ठीक है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, एक बार अशोक का नाम आया है तो प्रयाग प्रशस्ति का नाम कैसे ना आए? प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट शिलालेख है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट शिलालेख है। अब इसके बारे में आपको 3-4 बातें बताती हूँ। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति एक शिलालेख है, ठीक है, जिसकी रचना किसने की थी? रचना की थी अशोक ने। ठीक है, और कहाँ बनवाया था? कौशाम्बी, कौशाम्बी में बनवाया था। ठीक है, इसमें लिखवाया था, ठीक, बनवाया इसने था। उस समय कुछ लिखा नहीं था, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे तो गुप्त वंश आएगा। गुप्त वंश में क्या था कि समुद्रगुप्त ने, जो समुद्रगुप्त का बेटा था हरिसेन, जो समुद्रगुप्त का कवि था हरिसेन, उसने लिखवाया था इसमें कुछ ना कुछ। समुद्रगुप्त ने अपने बारे में या अपने जो वंश था, गुप्त वंश था, उनके बारे में। ठीक है, तो फिर उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति की सबसे पहले रचना अशोक ने की थी कौशाम्बी में। फिर जो समुद्रगुप्त का कवि था हरिसेन, समुद्रगुप्त का ये कवि था, समुद्रगुप्त का कवि था हरिसेन, इसने उसमें क्या किया था? रचना चेंजेस कराए थे कुछ। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या होता है? जो अकबर है ना, अकबर इसको कौशाम्बी से हटाकर प्रयागराज में रख देता है, तभी इसका नाम प्रयाग प्रशस्ति पड़ा। ठीक है, प्रयागराज में रख देता है और इसमें उसकी मदद बीरबल करता है। और लास्ट में प्रयाग प्रशस्ति में सबसे आखिर में उसमें जहांगीर कुछ ना कुछ ऐड कराता है। ठीक है, देखिए प्रयाग प्रशस्ति एक शिलालेख है जिसकी रचना अशोक ने की, उस कौशाम्बी में करी। उसके बाद हरिसेन जो समुद्रगुप्त का कवि था, उसने उसमें कुछ ना कुछ ऐड कराया, चेंजेस करें। फिर वो सारा प्रयाग प्रशस्ति को यहाँ से, जो शिलालेख था प्रशस्ति, वहाँ से उठाकर प्रयागराज में किसने रखा? अकबर ने, जिसमें उसकी मदद बीरबल ने करी थी। उसके बाद उसमें जहांगीर ने भी कुछ ना कुछ ऐड कराया था। तो ये है आपकी पूरी प्रयाग प्रशस्ति की कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।